अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। ये हलफ की तकरीब ईवान सदर में हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, सदर ममलिकत ने उनका हलफ लिया और इसमें आर्मी चीफ समेत साबिक जजेस, मौजूदा जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहुत अहम तरीन ये तकरीब थी। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो इस तकरीब के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो गैर मामूली थी, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि किन वजूहात की बुनियाद पर इसे कहा जा रहा है कि गैर मामूली तकरीब थी। इस तकरीब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने ख़ास तौर पर शिरकत की। अब ये भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम आम तौर पर जो भी बड़ी तकरीबात होती हैं उसमें उन डिग्निटीज़ की जो बेगमात होती हैं उसमें शामिल होती हैं। लेकिन इस तकरीब की ख़ास अहमियत ये थी कि जब डाइस पर और स्टेज पर हलफ लिया जा रहा था तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने स्टाफ को और हुक्म दिया ख़ास तौर पर कि जब हलफ लिया जाएगा तो उनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके साथ मौजूद होंगी। और फिर ऐसे ही हुआ कि जब ये तकरीब शुरू हुई और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी दरमियान में मौजूद थे, उनकी राइट साइड पर वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ थे और लेफ़्ट साइड पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे। तो जब उन्होंने हलफ उनसे लेना शुरू किया तो उनकी अहलिया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया को लाया गया और वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बिल्कुल साथ खड़ी हो गई। ये तकरीब हुई। अब बज़ाहिरन तो इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, बल्कि गैर ममालिक हमारे जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें तो ये अहम तरीन हिस्सा होता है कि जब भी वहाँ का कोई वज़ीर आज़म होता है, कोई जस्टिस होता है या कोई भी गैर मामूली बड़े ओहदे पर तैनात शख्स होता है तो उनकी अहम तकरीबात में उनकी अहलिया उनके साथ होती हैं। बल्कि ये तसव्वुर भी नहीं है कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म होगा जिसकी अहलिया उसके साथ मौजूद नहीं होंगी, बल्कि यही तसव्वुर है जिससे ख़ातून अव्वल का नाम उन्हें दिया जाता है। बल्कि आप हैरान रहेंगे कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनाए जा रहे थे तो उनकी अहलिया, साबिक़ा अहलिया जुमाइमा खान ने उनसे ख़ास तौर पर कहा कि जब तक उसकी शादी नहीं होगी तो वो वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनके वहाँ जो वेस्टर्न का, यूरोप का कल्चर है वो ये है कि किसी भी शख्सियत को देखने के लिए सबसे पहला मेयार ये होता है कि उसका अपनी अहलिया के साथ रवैया कैसा है, उनका आपस में म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने शादी उस वक्त ज़रूर की जब उनको मुतवक्के था कि वो वज़ीर आज़म बना दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है कि चीफ जस्टिस कोई हलफ उठाएं और वो कहें कि मेरी अहलिया को भी साथ खड़ा कर दें। इसकी एक सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत ये भी है कि सरीना ईसा वो खातून थी कि जिनके ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस लाया गया था। अगरचे ये सदारती रेफरेंस जब लाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन इमरान खान कह चुके हैं कि ये उनकी गलती थी, उन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस नहीं लाना चाहिए था। और बाद में उनके दीगर जो हुकूमती ज़ोमा हैं उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि ये जो रेफरेंस लाया गया था ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाया गया था। मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा ख़ुद भी कहती हैं, वो कहती हैं कि उनको जो सज़ा दी गई, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया गया तो ये TLP धरना केस का रद्द अमल था। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये रेफरेंस क्या था और ये TLP धरना केस से इसकी रिलेशनिंग क्या है। पहली बात तो ये बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो जज हैं जिनकी हाई कोर्ट में तैनाती आम जज के तौर पर नहीं हुई, बल्कि उनकी तैनाती बराह रास्त चीफ जस्टिस के तौर पर हुई। ये वो वक्त था कि जब PCO के तहत हलफ उठाने वाले जजेस को फारिग कर दिया गया तो पूरी बलोचिस्तान हाई कोर्ट खाली हो गई। ऐसे में नए जजेस तैनात करने थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने
जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना सिर्फ जज बनाया बल्कि उन्हें फौरी बाद चीफ जस्टिस भी तैनात कर दिया गया। अगरचे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इस वक्त बड़ी मुतनाज़ा हैसियत हैं और रखते हैं, और वकला जिन्होंने उनके हक में तहरीक चलाई थी वो भी उनको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आज की जो तकरीब थी उसमें इफ्तिखार चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उसमें मौजूद थे। ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि जब हलफ बर्दारी के बाद एक हाल से निकलकर दूसरे हाल में जाना था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी आगे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे जो उनको लीड कर रहे थे, और उनकी क़यादत में उस हाल से बाहर निकलकर जजेस साहबान गए। अब ये रेफरेंस क्या था? ये रेफरेंस ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने लंदन में 3 बड़ी जायदादें ख़रीदी थीं, और लंदन में जायदादें ख़रीदना कोई आसान काम नहीं। इस हवाले से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि इन जायदादों की ख़रीदारी में शायद कुछ पॉलिटिकल मुआवनत भी शामिल थी। याद रहे कि लंदन में सबसे बड़ी और कीमती जायदादें मियाँ नवाज शरीफ साहब की हैं, और अजब इत्तफाक है कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो हुदैबिया पेपर मिल केस था उसका जो डिसीजन दिया गया उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूद थे। ये क्या था? इमरान खान की हुकूमत आने के बाद हुदैबिया पेपर्स मिल केस को असर-ए-नौ शुरू किया गया, नैब ने रेफरेंस दिया, लेकिन 3 रुकनी बेंच ने ये रेफरेंस खारिज कर दिया। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का स्टांस ये था कि ये मुद्दत एक्सपायर हो गई है, और उस मुद्दत एक्सपायर की जो वो वजह बताते हैं वो कहते हैं कि ये बताएं किसी को जेल में रखना एक सज़ा है, किसी को आप रिहा कर देते हैं वो एक हैसियत है, लेकिन आप किसी को खुद साख्ता जलावतन कैसे कर सकते हैं अपने तौर पर? चूँकि नवाज शरीफ साहब को 8 साल के लिए 7 साल के लिए जलावतन किया गया था, इस दौरान लिहाजा उनकी जो केसेस थे उनके ख़िलाफ़ उनके मुद्दत उनकी ख़त्म हो गई और उनको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। अगर बात यहाँ तक होती तो फिर भी बात थी, बात कुछ और आगे बढ़ी, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यहाँ तक भी कह दिया कि ये जो हुदैबिया पेपर्स मिल केस है इसके हक़ाइक़ टीवी पर यानी मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बयान भी नहीं किए जा सकते। इस हवाले से कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके मुखालिफिन कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली को इस केस में फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला था वो TLP का धरना केस था। TLP ने धरना दिया, फ़ौज ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जिसके ख़िलाफ़ एक कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फ़ैसला दिया कि फ़ौज को हक़ नहीं है कि वो किसी सियासी पार्टी के कहने पर किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लिहाजा उन्होंने अपनी सिफ़ारिशात में लिखा कि जिन फ़ौजियों ने TLP के धरने पर कार्रवाई की उनको सज़ा दी जाए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला फ़ैसला था जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को सज़ा देने की बात की जा रही थी, और शायद यही वजह थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है। और सरीना ईसा का कहना था कि TLP धरना केस के फ़ैसले की वजह से उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया। अब रेफरेंस क्या था? रेफरेंस ये था कि सरीना ईसा ने लंदन में 3 जायदादें ख़रीदी हैं, और वो इतनी कीमती हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखती। हालांकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के वालिद काजी ईसा कायद आज़म के करीब 3 साथियों में थे, और उनके जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो दादा थे काजी जलालुद्दीन, वो पाकिस्तान के क़याम से कबल कल्लात की जो स्टेट थी उसके वज़ीर आज़म थे। लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि लंदन की जायदादें इतनी कीमती हैं कि उनकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। जब ये रेफरेंस इसी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने आज जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस का हल्फ लिया है, इन्हीं के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आर्गू करने की बजाय उन्होंने इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
एक 10 रुकनी बेंच बना जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत में था। इस 10 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो तो नहीं बनता, लेकिन उनकी जो अहलिया हैं सरीना ईसा, उनकी जायदादों की छानबीन ज़रूर होनी चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने FBR को हिदायत की कि इनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ वो इंक्वायरी करे बल्कि उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जमा कराए। और अगर ये भी साबित होता है कि सरीना ईसा ने जो जायदादें खरीदी उनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मुआवनत शामिल थी, तो इसको भी ख़ास तौर पर हाईलाइट किया जाए। उसके बाद फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन इस सूरत हाल को भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चैलेंज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, और ये शायद तारीख़ में बहुत कम होता है कि एक जज बतौर वकील खुद अपने आर्गू करने के लिए आ जाता है। तो इस केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद बतौर वकील आर्गू करने आए और अपने ही फेलो जजेस के सामने उन्होंने गुफ्तगू की, बल्कि बहुत मरतबा झड़प हुई। उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस थे उनके ख़िलाफ़ काफ़ी हार्श वर्ड्स भी इस्तेमाल किए और बाद में कुछ मौके पर माजरत भी की। सरीना ईसा भी खुद पेश होती थी, खुद दलाइल देती थी, और वो उस वक्त के जस्टिस साहिबान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें करती थी। वो कहती थी कि मेरी जायदाद के पूछने वाले अपनी जायदादों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी करें। अगरचे उस वक्त उन्हें रोका गया, लेकिन बहरहाल जब इसकी रिव्यू पिटिशन आई तो जो सरीना ईसा के ख़िलाफ़ उनकी जायदादों की ख़रीदारी का मामला था उस पर इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया गया। और आज वही सरीना ईसा उनके खामिन चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा रहे थे, और वो गैर मामूली तौर पर अपने खामिन के बिल्कुल साथ थी। गोया वो पैगाम पहुँचा रही थी अपने मुखालफिन को कि आपने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की, आप मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस लाए, मुझे आपने सुप्रीम कोर्ट में मुझे आना पड़ा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ा, मुझे बहुत सारे खतूत लिखने पड़े, मुझे मीडिया के सामने पेश होना पड़ा, लेकिन आज वक्त मेरे साथ है और मैं चीफ जस्टिस की अहलिया के तौर पर स्टेज पर उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद हूँ। अब इस पैगाम का मकसद क्या है? बहुत सारे कानूनी माहिरीन वकला ये भी कह रहे हैं कि एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो जजेस जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस केस में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, अब उन्हीं जज के सामने वो मातहत हो गए हैं, और उनमें ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब आलम के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा हुआ है। आने वाला वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बहुत सारे चैलेंजेस रखता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की वक़्त, अहमियत और इज़्ज़त बहाल कराने में कामयाब होंगे? क्या वो वाकई इस किस्म के फ़ैसले देंगे जिस पर उन पर छाप ना हो कि वो एक सियासी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं? बहरहाल आने वाला वक्त इस हवाले से बड़े इम्तिहान का वक्त है, और एक साल बाद जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जा रहे होंगे तो शायद वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरह आखिरी तकरीब में फिर रो पड़ें और कहें कि मैं शायद कुछ नहीं कर सका। क्यों? वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। सामीन, मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।